गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फ्रांस की क्रांति के बारे में बात करेंगे और बहुत ही साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रांस की क्रांति किस प्रकार हुई और उसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत अचानक ही नहीं हुई। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत बहुत ही धीरे धीरे हुई और उसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी रहे हैं। फ्रांस की क्रांति जब हुई तो वहाँ की परिस्थितियां सामान्य नहीं थी और जब भी किसी देश में कोई क्रांति होती है तो उसके लिए कोई एक कारण विशेष तौर पर उत्तरदायी नहीं होता। जब भी किसी देश में कोई क्रांति होती है तो उस क्रांति के पीछे कई कारण भी होते हैं और जब वो क्रांति होती है तो वो क्रांति काफी परिवर्तन लेकर आती है। तो आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे फ्रांस की क्रांति की। फ्रांस की क्रांति के लिए सबसे पहला जो कारण बताया वो है वहाँ की सामाजिक परिस्थितियां या सामाजिक कारण। फ्रांसीसी जो समाज था उसके अंदर काफी दोषपूर्ण था। वहाँ की जो ज्यादातर जनसंख्या थी या आप कह लीजिए 90% जनसंख्या वो किसान वर्ग से थी और जमीन कुलीन वर्ग के पास, चर्च के पास और अमीर अधिकारियों के पास थी। किसानों के पास जमीन नाम मात्र की थी। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार मिले हुए थे और वो उन विशेष अधिकारों का प्रयोग करके अधिक लाभ प्राप्त करते थे। तीसरा वर्ग जिसके अंदर किसान, कारीगर, मजदूर, छोटे व्यापारी शामिल थे जो राज्य के साथ साथ चर्च को भी कर अदा करते थे। अब बात आती है राजनीतिक परिस्थितियों की या राजनीतिक कारण की। क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई 16वां एक निर्गुण, अपने उत्तरदायित्वों से विमुख, बुद्धिहीन व्यक्ति था। शासन का ठीक प्रकार से निर्वाह नहीं कर सका। उसकी पत्नी एंटोनेट शासन के कार्यों में हस्तक्षेप करती थी और अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए कोशिश करती रहती थी। सरकार का जो खजाना था वह राज परिवार के ऐशो आराम पर खर्च होता था और वहां राजमहल के अंदर जितने भी उच्च अधिकारी थे वो राजा और रानी की जी हजूरी में लगे रहते थे। जनता के ऊपर करों का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। उस समय चर्च और कुलीन वर्ग के लोगों को कर से मुक्ति मिली हुई थी और जनता को राज्य के साथ साथ चर्च को भी कर देना पड़ता था। बात करते हैं आर्थिक कारणों की। उस समय फ्रांस की स्थिति, आर्थिक स्थिति काफी अच्छी नहीं थी क्योंकि फ्रांस ने अमेरिका को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सहायता की थी और उसके अंदर फ्रांस का काफी धन खर्च हो चुका था। कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे वो अंग्रेजों के अधीन थे और अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए फ्रांस ने अमेरिका की सहायता की थी और उस युद्ध में फ्रांस का काफी धन खर्च हो गया था तो करों का बोझ फ्रांस के ऊपर बढ़ता गया। वहां के जो करदाता थे वो सरकार से अधिक ब्याज की मांग कर रहे थे। सरकार अपना कर्ज उतारने के लिए और ब्याज देने के लिए ही अधिकतर पैसा खर्च कर रही थी। राजमहल के अधिकारी, कर्मचारी, राजा, उसकी पत्नी, उसके चहेते राजकोष का धन फिजूल खर्च कर रहे थे। इसके कारण भी जो फ्रांस की आर्थिक स्थिति थी वो अत्यधिक खराब हो गई थी। गरीब लोगों के ऊपर अधिक कर लगाए जा रहे थे। एक समय ऐसी स्थिति आ गई
जब लोगों को रोटी के भी लाले पड़ने लग गए। प्रशासन के भ्रष्टाचार के कारण बेकरी मालिकों ने जमाखोरी करने में जुट गए। दार्शनिकों का योगदान। फ्रांस के अंदर बहुत से दार्शनिकों ने भी फ्रांस की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है रूसो। रूसो ने अपनी पुस्तक सामाजिक अनुबंध में राजा के दैवीय अधिकारों पर प्रहार किया। उसी प्रकार जॉन लॉक ने अपने एक लेख टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया है। उस समय के जो तत्कालीन कारण थे वो फ्रांस का राजा लुई 16वां ने जनता के ऊपर कर बढ़ा दिए गए और इन बढ़े हुए करों की जनरल एस्टेट से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसकी अनुमति के लिए लुई 16वें ने 5 मई 1789 को जनरल एस्टेट की बैठक बुलाई। इसके अंदर पहले एस्टेट और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे। तीसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 600 प्रतिनिधि भेजे। तीसरे एस्टेट ने मांग की गई कि प्रत्येक प्रतिनिधि को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए। उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया तो तीसरी एस्टेट के लोगों ने बैठक का बहिष्कार किया और 20 जून 1789 को वर्साय के अंदर टेनिस कोर्ट में अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित करके क्रांति की शुरुआत की। तो ये आपने पढ़ा कि वे किस प्रकार फ्रांस की क्रांति के जो कारण थे उसके बारे में हमने बात की कि वे फ्रांस की क्रांति इन परिस्थितियों के कारण हुई।